कहानी की शुरुआत एमा से होती है, जो अपनी सबसे अच्छी दोस्त सोफिया के बुलावे पर छुट्टियां मनाने के लिए खूबसूरत समुद्री देश क्रोएशिया पहुंचती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह ट्रिप उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमय अनुभव बनने वाला है। ये जगह सिर्फ अपने शानदार नजारों के लिए ही नहीं, बल्कि वहाँ के मेहमान नवाज लोगों के लिए भी मशहूर है। एयरपोर्ट से होटल तक आते समय ड्राइवर मार्क एमा की इतनी मदद करता है कि अगर एमा मना न करती तो शायद उसका पूरा सामान खुद कमरे तक पहुंचा देता। मार्क का यह व्यवहार एमा पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है और जाते जाते वह उसका नंबर भी ले लेती है, क्योंकि अनजान शहर में कोई भरोसेमंद इंसान होना हमेशा काम आता है। कुछ ही देर बाद सोफिया नीचे आकर एमा का स्वागत करती है और उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। समुद्र के किनारे बना वह शानदार घर देखकर एमा दंग रह जाती है। दोस्त की इतनी शानदार मेहमान नवाजी देखकर उसे थोड़ा संकोच होता है, इसलिए वह अपने साथ लाया हुआ छोटा सा गिफ्ट सोफिया को देती है। भले ही वह कोई महंगा तोहफा नहीं था, लेकिन उसमें दोस्ती और प्यार की भावना थी। वैसे भी सोफिया को पैसों की कोई कमी नहीं थी। शाम होते ही दोनों तैयार होकर डिनर के लिए निकलती हैं। बाहर जाते समय उनकी मुलाकात मकान मालिक विक्टर से होती है। पहली नजर में वह बेहद सभ्य और पढ़ा लिखा इंसान लगता है, लेकिन असल में वह काफी अमीर मकान मालिक है। एमा उसके घर की तारीफ करती है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। डिनर के दौरान बातचीत में एमा को पता चलता है कि सोफिया का अपने अमीर पति से झगड़ा हो गया है। इसी वजह से वह यहाँ छुट्टियां मनाने आई है ताकि थोड़ा मन बदल सके। लेकिन झगड़े की वजह सुनकर एमा भी हैरान रह जाती है। असल में सोफिया एक नई ड्रेस खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने मना कर दिया था। इससे साफ पता चलता है कि सोफिया कितनी जिद्दी और मनमौजी है। इतना ही नहीं, घर से निकलते समय वह अपने पति का क्रेडिट कार्ड भी साथ ले आई थी और इस पूरी ट्रिप का खर्च उसी कार्ड से उठा रही थी। बातों बातों में एमा भी अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताती है। वह कहती है कि बच्चे के जन्म के बाद से उसके और उसके पति के बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। उनका बच्चा अब 1 साल से ज्यादा का हो चुका है, लेकिन फिर भी उनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता लगभग खत्म हो चुका है। ये सुनकर सोफिया को बहुत अजीब लगता है और वह एमा के लिए दुख भी जताती है। लेकिन एमा का नजरिया अलग था। उसके मुताबिक भले ही उनकी शादी में समस्याएं हों, लेकिन दोनों अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। तभी सोफिया अचानक एक अजीब सुझाव देती है। वह कहती है कि जब दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं है तो क्यों न थोड़ा मजा किया जाए। शुरुआत में एमा को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन जब दोनों एक बार में पहुंचती हैं, तब उसे एहसास होता है कि सोफिया का इशारा किसी अफेयर या वन नाइट स्टैंड की तरफ था। यह सुनते ही एमा साफ मना कर देती है। उसके लिए यह एक ऐसी सीमा थी जिसे वह कभी पार नहीं कर सकती थी। लेकिन सोफिया बड़ी बेफिक्री से कहती है कि इसमें क्या बुराई है, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं, तुम्हारे पति को कभी पता भी नहीं चलेगा। हालांकि एमा ऊपर से मना कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी वहाँ मौजूद हैंडसम लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही थी। कुछ देर बाद दोनों ड्रिंक पीने लगती हैं। एमा को याद है कि उसने बहुत ज्यादा नहीं पिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी याददाश्त धुंधली होने लगती है। उसे सिर्फ कुछ टुकड़े टुकड़े याद रहते हैं। पहला, सोफिया 2 लड़कों को अपने घर बुला रही थी। दूसरा, किसी बात पर वह बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी। अगली सुबह जब एमा की आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। फर्श पर टूटे हुए ग्लास पड़े थे और जगह जगह खून के निशान दिखाई दे रहे थे। सबसे डराने वाली बात यह थी कि सोफिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। एमा बार बार उसे फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घबराकर वह अपने पति को फोन करती है और सारी बात बताती है। उसका पति उसे शांत रहने के लिए कहता है और अनुमान लगाता है कि शायद सोफिया नाश्ता लेने बाहर गई होगी। फिर वह अचानक पूछता है, तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? यह सवाल सुनकर एमा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे धुंधली सी याद आती है कि पिछली रात सोफिया किसी पर चिल्ला रही थी, लेकिन वह यह याद नहीं कर पाती कि वह झगड़ा उससे हुआ था या किसी और से। इसीलिए वह अपने पति से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद एमा मकान मालिक विक्टर के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसने सोफिया को देखा है। विक्टर कहता है कि उसने उसे नहीं देखा, लेकिन फिर वह एक और बात बताता है। उसके मुताबिक किराए के नियमों में साफ लिखा था कि घर में बाहरी लोगों को नहीं लाया जा सकता। चूंकि पिछली रात उन्होंने नियम तोड़ा था, इसलिए उन्हें जुर्माना देना होगा। यह सुनकर एमा को यकीन हो जाता है कि उसकी यादें सिर्फ भ्रम नहीं थीं। सचमुच पिछली रात 2 अजनबी लड़के घर आए थे। अब एमा को लगने लगा कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी दोस्त की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करती है। लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं थीं जितनी उसने सोची थी। पुलिस स्टेशन में उसकी मुलाकात ऑफिसर ब्रायन से होती है। एमा की बात सुनकर उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि वह इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा। इसकी वजह भी थी, एमा खुद ऐसी हालत में थी कि उसके पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। पिछली रात वह नशे में थी, इसलिए उसे उन दोनों लड़कों के नाम तक याद नहीं थे। यहाँ तक कि जिस बार में वे गई थीं, उसका नाम भी उसे याद नहीं था। ये सब सुनकर ब्रायन परेशान हो जाता है। आखिरकार वह यह कहकर
एमा को टाल देता है कि किसी व्यक्ति के गायब हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसीलिए फिलहाल कोई आधिकारिक केस दर्ज नहीं किया जा सकता। साथ ही वह यह भी कहता है कि शायद उसकी दोस्त खुद ही वापस आ जाएगी। निराश होकर एमा पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है। अब उसे सिर्फ एक ही इंसान याद आता है जो उसकी मदद कर सकता था, ड्राइवर मार्क। वह तुरंत उसे फोन करती है और पूरी घटना बताती है। मार्क सारी बात ध्यान से सुनता है और कहता है कि उस रात वह खुद उन्हें बार तक छोड़कर गया था, इसलिए वह भी खुद को थोड़ा जिम्मेदार महसूस कर रहा है। वह एमा से वादा करता है कि वह उसकी मदद करेगा। यह सुनकर एमा को थोड़ी राहत मिलती है। दोनों उसी बार में पहुंचते हैं जहां वे पिछली रात गई थी। मार्क के दबाव डालने पर बार के कर्मचारियों से कुछ जानकारी निकलवाने में सफलता मिलती है। तब उन्हें पता चलता है कि वे दोनों लड़के बार के आम ग्राहक नहीं थे। वे दरअसल पैसे लेकर महिलाओं के साथ समय बिताने वाले एस्कॉर्ट थे। यह सुनकर एमा पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह कहती है कि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को हायर नहीं किया था। तब मार्क पूछता है, क्या यह हो सकता है कि उन्हें सोफिया ने बुलाया हो? ये सुनते ही एमा को पिछली रात की बातें याद आने लगती हैं। अब उसे समझ आता है कि सोफिया जब मजा करने की बात कर रही थी तो उसका असली मतलब क्या था। सौभाग्य से मार्क उन दोनों लड़कों को पहचानता था, क्योंकि वह उन्हें अक्सर उस बार में देखता था। थोड़ी खोजबीन के बाद वह दोनों को मिलने के लिए बुला लेता है, लेकिन जैसे ही वे दोनों लड़के एमा को देखते हैं, अचानक घबराकर भागने लगते हैं। उनकी यह हरकत पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना देती है। क्या सचमुच उनका सोफिया के गायब होने से कोई संबंध था? मार्क तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद वह उनमें से एक को पकड़ लेता है। दबाव पड़ने पर वह लड़का आखिरकार सच बोल देता है। उसके मुताबिक उसे नहीं पता कि सोफिया कहाँ है। वह इसलिए भागा क्योंकि उस रात उसने मौका देखकर सोफिया का बैग और मोबाइल चुरा लिया था। इसके बाद वह गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि अगर उसे पुलिस के हवाले न किया जाए तो वह चोरी किया हुआ सामान वापस कर देगा। उसकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए एमा उससे सिर्फ सोफिया का बैग और फोन वापस ले लेती है और उसे जाने देती है। लेकिन इसके बाद एमा मार्क से एक और महत्वपूर्ण बात साझा करती है। वह बताती है कि उस रात उसने ज्यादा शराब नहीं पी थी, उसने सिर्फ थोड़ी सी ड्रिंक ली थी। लेकिन उसके बाद अचानक उसकी याददाश्त गायब हो गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं रहा। उसे शक था कि शायद उन एस्कॉर्ट लड़कों ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, लेकिन मार्क इस संभावना को तुरंत खारिज कर देता है। वह कहता है, अगर उन्होंने तुम्हें ड्रग दिया होता तो तुम्हारा बैग और बाकी सामान भी चुरा लेते, सिर्फ सोफिया का सामान क्यों लेते? फिर वह एक और चौंकाने वाली बात कहता है, मुझे लगता है कि अगर किसी ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था तो वह खुद सोफिया थी। एमा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। मार्क समझाता है कि शायद सोफिया चाहती थी कि एमा उस रात पूरी तरह खुलकर मस्ती करे और किसी तरह की झिझक महसूस न करे, लेकिन एमा के लिए यह बात समझना मुश्किल था। आखिर उसकी दोस्त ऐसा क्यों करेगी? इन सवालों के जवाब अभी भी उसके पास नहीं थे। इसी बीच एमा दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इस बार उसकी मुलाकात स्टेशन चीफ एडम से होती है, लेकिन यहाँ एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है। जब एमा पूरी कहानी एडम को सुनाती है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दरअसल पिछली बार जब एमा शिकायत दर्ज करवाने आई थी, तब ऑफिसर ब्रायन ने उसकी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया ही नहीं था। उसने रिपोर्ट आगे भेजी ही नहीं। ब्रायन का मानना था कि सोफिया किसी आदमी के साथ घूम रही होगी और कुछ दिनों बाद खुद वापस आ जाएगी, यानी सिर्फ उसकी लापरवाही की वजह से पूरे मामले में 24 घंटे की देरी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही एमा सोफिया का बैग और फोन दिखाती है, एडम तुरंत केस दर्ज कर लेता है। इतना ही नहीं, वह एमा को मेडिकल जांच के लिए भी भेजता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके साथ कोई यौन अपराध तो नहीं हुआ। अब पहली बार एमा को लगता है कि कोई अधिकारी सचमुच अपना काम कर रहा है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने में 24 घंटे लगने वाले थे, इसलिए एक बार फिर उसे बिना किसी ठोस जवाब के घर लौटना पड़ता है। कुछ देर बाद वह सोफिया के अमीर पति को फोन करती है और पूछती है कि क्या उसे अपनी पत्नी के बारे में कोई जानकारी मिली है, लेकिन उसका जवाब सुनकर एमा स्तब्ध रह जाती है। वह बेहद बेपरवाही से कहता है कि सोफिया अक्सर ऐसा करती रहती है। वह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए नाटक करती है और शायद कुछ दिनों में खुद वापस आ जाएगी। इतना कहकर वह फोन काट देता है। उसकी इस प्रतिक्रिया से साफ था कि उसकी पत्नी के गायब होने की उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी। एमा को यह व्यवहार बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिलहाल उसके पास इससे भी बड़ी परेशानियां थीं। फोन कटने के बाद एमा वापस अपार्टमेंट पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि सोफिया का सामान बिस्तर पर रखा हुआ है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद सोफिया वापस आ गई है, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट जाती है। कमरे में सोफिया नहीं बल्कि मकान मालिक विक्टर खड़ा था। विक्टर एमा को बताता है कि उनके किराए की अवधि खत्म हो चुकी है और जल्द ही नए किराएदार आने वाले हैं, इसलिए उसे कमरा खाली करना होगा। यह सुनकर एमा पूरी तरह परेशान हो जाती है। उसकी दोस्त गायब है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है और अब उसके सिर से रहने की जगह भी छिन रही थी। लेकिन तभी विक्टर एक और प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि उसके पास एक बेसमेंट रूम भी है जो अभी खाली पड़ा है। अगर एमा चाहे तो वहाँ रह सकती है, किराया भी वह कम लेगा।
एमा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर सोफिया वापस आती तो उसे सबसे पहले इसी जगह के बारे में पता चलता, इसलिए वह विक्टर का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। हालांकि इस दौरान विक्टर के चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था जिसने एमा को असहज कर दिया। उसकी मुस्कान अजीब और संदिग्ध लग रही थी। एक पल के लिए एमा के मन में भी सवाल आता है, क्या कहीं विक्टर ही इस पूरे मामले के पीछे तो नहीं, या फिर वह कुछ छिपा रहा है। समय बीतता जाता है। लगातार 2 दिनों तक सोफिया को ढूंढते ढूंढते एमा पूरी तरह थक चुकी थी। बेसमेंट में पहुंचते ही वह बिस्तर पर गिर पड़ती है और गहरी नींद में सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो आधी रात हो चुकी होती है। अचानक उसे सोफिया का मोबाइल याद आता है। वह सोचती है कि अगर किसी तरह फोन खुल जाए तो शायद उसके अंदर कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो पुलिस को नहीं मिला, लेकिन फोन पासवर्ड से लॉक था। काफी कोशिशों के बाद भी वह उसे नहीं खोल पाती। अब उसके पास सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अगली खबर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा भयानक साबित होती है। कुछ देर बाद पुलिस की तरफ से कॉल आता है और जो खबर उसे मिलती है वह सुनकर उसकी दुनिया हिल जाती है। झील के किनारे एक महिला की लाश मिली थी। वह लाश सोफिया की थी। पानी में काफी समय तक रहने की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। ये सुनते ही एमा टूट जाती है। जिस दोस्त के साथ वह कुछ दिन पहले हंस रही थी, घूम रही थी, आज वही दोस्त एक ठंडी लाश बन चुकी थी। खबर मिलते ही एमा का पति भी वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस जाँच के बाद बताती है कि सोफिया की मौत दुर्घटना नहीं थी। वह गलती से पानी में नहीं गिरी थी। उसके सिर पर जोरदार चोट मारी गई थी और फिर उसे झील में फेंका गया था। यानी यह साफ साफ हत्या का मामला था। अब तक की जानकारी के आधार पर सबसे बड़े संदिग्ध वही 2 एस्कॉर्ट लड़के थे जो उस रात उनके घर आए थे। पुलिस एमा और उसके पति को घर जाने के लिए कहती है और भरोसा दिलाती है कि जांच जारी रहेगी। इसी दौरान एमा को अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आती है। सोफिया का फोन सिर्फ पासवर्ड से ही नहीं बल्कि फेस अनलॉक से भी खुल सकता था। जब बाकी लोग वहां से चले जाते हैं तो एमा चुपके से सोफिया का फोन निकालती है और उसकी पहचान का इस्तेमाल करके फोन खोल लेती है। लेकिन फोन खुलते ही जो चीज उसे दिखाई देती है वह उसकी सांसें रोक देती है। फोन में मौजूद मैसेज और कॉल रिकॉर्ड देखकर उसे पता चलता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त सोफिया काफी समय से उसके अपने पति के साथ संबंध में थी। यह देखकर एमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ उसकी दोस्त की हत्या हो चुकी थी, दूसरी तरफ उसे पता चल रहा था कि वही दोस्त उसके पति के साथ अफेयर चला रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों की आखिरी बातचीत किसी झगड़े या सौदेबाजी जैसी लग रही थी। एमा के मन में तुरंत एक नया शक पैदा होता है। क्या उसके पति को डर था कि उनका रिश्ता सबके सामने आ जाएगा? क्या इसी वजह से उसने सोफिया को मार दिया? लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद यह संभावना कमजोर लगने लगती है। उस रात उसका पति लंदन में था और उसके पास मजबूत अलीबाई भी था। एमा खुद उस पूरी रात उससे फोन पर संपर्क में थी। ऐसे में उसका क्रोएशिया आकर हत्या करना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद उसका पति यह कहकर चला जाता है कि उसे कंपनी के कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और उसके जाने के कुछ समय बाद ही पुलिस स्टेशन से एमा को बुलावा आ जाता है। उसे लगता है कि शायद पुलिस के पास कोई नई जानकारी होगी, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस बार पुलिस किसी और को नहीं बल्कि उसी को संदिग्ध मान रही थी। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही एमा को एहसास हो गया कि इस बार मामला पहले जैसा नहीं था। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। स्टेशन चीफ एडम ने उसे बैठाया और जांच में सामने आई नई जानकारी बतानी शुरू की। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार एमा और सोफिया दोनों के शरीर में एक ही तरह का नशीला पदार्थ पाया गया था। इसका मतलब था कि उस रात दोनों ने किसी न किसी रूप में ड्रग लिया था। इसके अलावा बार में मौजूद कई लोगों ने गवाही दी थी कि उस रात एमा और सोफिया के बीच काफी जोरदार बहस हुई थी। इतना ही नहीं, उन एस्कॉर्ट लड़कों में से एक के रूममेट ने भी बयान दिया कि दोनों लड़के उस रात जल्दी ही अपने हॉस्टल वापस लौट आए थे, यानी हत्या के समय वे वहां मौजूद नहीं थे। इन सभी बातों को जोड़कर पुलिस ने एक नई थ्योरी तैयार कर ली थी। उनके मुताबिक नशे की हालत में एमा और सोफिया के बीच झगड़ा हुआ, बहस बढ़ती गई और गुस्से में एमा ने सोफिया पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी और लाश को झील के किनारे फेंक दिया। ये कहानी सुनकर एमा गुस्से से भर उठी। उसे यह आरोप पूरी तरह बेतुका और हास्यास्पद लगा। वह बार बार कहती रही कि उसके पास सोफिया को मारने की कोई वजह ही नहीं थी। तभी एडम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या वह उनसे कुछ छिपा रही है। एमा ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह एक बहुत बड़ी बात पुलिस से छिपा रही थी। उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि सोफिया के फोन में उसे अपने पति और सोफिया के अफेयर के सबूत मिले थे। अगर वह यह बात बता देती तो पुलिस को उसके खिलाफ हत्या का सीधा मकसद मिल जाता। यही वजह थी कि उसने इस राज को अपने तक ही सीमित रखा। पूछताछ खत्म होने के बाद ऑफिसर ब्रायन उसे वापस उसके ठिकाने तक छोड़ने गया, लेकिन जाते जाते उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। उसे साफ शब्दों में बता दिया गया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती
वह देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अब एमा लगभग नजरबंद जैसी स्थिति में थी। कमरे में अकेली बैठी वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसके मन में गुस्सा, दुख और बेबसी सब कुछ एक साथ उमड़ रहा था। आखिरकार उसने अपने पति को फोन लगाया और सीधे सवाल